मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इनपुट आउटपुट फंक्शन का, कि इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या रोल होता है इनपुट फंक्शन का, उसके बाद आउटपुट फंक्शन का क्या काम होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से आउटपुट फंक्शन होते हैं। तो आज हम आउटपुट फंक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन, यानी कि आपके पास आउटपुट फंक्शन में प्रिंटफ का क्या काम होता है वो देखते हैं। प्रिंटफ फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, क्या पर्पस होता है प्रिंटफ फंक्शन का, कौन कौन से डाटा टाइप को प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले करवाता है। ये तो याद रखना सबसे पहले कि प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है, जो किसी भी डाटा को, मतलब इसकी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप होती है। जैसे आपके पास लास्ट में हमने डिस्कस किया था इंटीजर एंड फ्लोट, यानी कि अगर इंटीजर या फ्लोट का डाटा है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है यूजर के लिए स्क्रीन पे, तो वहां पे यूज होगा प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है जो हमारे पास इस डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। अब देखिए, द प्रिंटफ फंक्शन इज used to display text, constant values of variable and expression on the screen in a specified format। यानी कि आपके पास अगर टेक्स्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू है या आपके पास किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यूज है, ठीक है, उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन है, यानी कि इस तरह के डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर कोई टेक्स्ट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर्स हैं, या कोई भी वेरिएबल है जिनको कोई वैल्यू असाइन की गई है यूजर की तरफ से, उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना, या कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको एक स्पेसिफिक, जो भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है उसमें यूजर के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसको प्रिंटफ फंक्शन कहते हैं। अब देखिए इसका सिंटैक्स, क्योंकि एक बार याद रखना कि जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो इसका जो सिंटैक्स होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली सिंटैक्स होते हैं रूल्स, कि किस रूल्स से हम कोई भी लैंग्वेज जो है वो, कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख रहे हैं। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू में यूज़ करते हैं, जो ग्रामर होता है जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि ये पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर कौन सी बात हो रही है। सेम इसी तरह लैंग्वेज में उसका सिंटैक्स बहुत मैटर करता है। बेसिकली सिंटैक्स जो है वो कंपाइलर को बताता है इसकी मीनिंग। अगर आपका सिंटैक्स गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है, कोई भी एक एरर आ जाता है तो आपके प्रोग्राम को रन नहीं करता, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। इसलिए आपने हर फंक्शन जो भी इसमें यूज हो रहा है उसका सिंटैक्स देखना है और उसको सेम उसी मेथड से, जो भी इसका सिंटैक्स होता है हर फंक्शन का, उसको उसी सिंटैक्स में यूज करना होता है, ठीक है। तो जो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स है वो ये है कि ये इसका कीवर्ड है प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। कीवर्ड्स जो हमने सेकंड चैप्टर में देखे थे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लगाए जाते हैं। जैसे आप देखिए प्रिंटफ, यानी कि प्रिंटफ एक ऐसा वर्ड है जो एज अ आउटपुट फंक्शन यूज होता है, यानी कि सी लैंग्वेज में उसका क्या रोल है कि एक एज अ आउटपुट फंक्शन के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसी तरह जो स्कैनफ है उसको एज अ इनपुट फंक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। तो प्रिंटफ फंक्शन सबसे पहला इसका कीवर्ड लगाना है, फिर ब्रैकेट, डबल कॉलन। डबल कॉलन के बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग और दूसरा है लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अब इन दोनों को बारी बारी देखते हैं हम कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो यूज होता है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग के नाम से आपको पता चला होगा, हमने जब लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग को एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपके पास पूरा एक सेंटेंस होता है, पूरे कुछ कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करवाया जाता है। जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब कोई भी स्ट्रिंग जो यूजर के लिए आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, जैसे लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा, एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से आपने दो वैल्यू थी आपके पास, एक ए और एक बी, इंटीजर टाइप की,
ठीक है, हमने क्या किया, इनका फाइंड करना था सम। जब हमने इनका सम फाइंड किया, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जब हमने, क्योंकि हमारे पास a और b दो, इनकी वैल्यू हमने यूजर से इनपुट ली, इन दोनों को सम करके असाइन कर दिया इसको, इसका रिजल्ट जो है वो एक सम वेरिएबल में। अब हमने इस सम को डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हुए। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखें, प्रिंट एफ। अब यहां पे सबसे पहले इसकी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स लिखेंगे। तो कंट्रोल स्ट्रिंग ये होती है कि जो यूजर्स को, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं या इसको यूज कर रहे होते हैं, वो सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे अब सम का क्या रोल था यहाँ पे। तो वहां पे एक कंट्रोल स्ट्रिंग लिख के बताया जाता है कि यहाँ पे ये जो सम है ये किस तरह आया। तो यहाँ पे हम कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखे जो है वो ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ ए एंड बी इज, यानी हम इसका जो भी आउटपुट आएगी तो वो उसको हमने प्रॉपर इस सेंटेंस में लिख के बताना है कि सम ऑफ ए एंड बी इज। तो ये यहां तक जो इसका पार्ट था वो हो गया इसकी कंट्रोल स्ट्रिंग, जो एज इट इज डिस्प्ले होगी। अच्छा सॉरी, इसमें ना आपके पास जो डबल कॉलम यहां तक आता है, इसका यहां तक, उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आते हैं। तो जब जैसे ही आपने ये कॉलम क्लोज किया तो इन दोनों कॉलम्स के दरमियान जो भी चीज आती है वो एज इट इज कंपाइलर उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है। यानी कि आपने लिखा सम ऑफ ए एंड बी इज, और ये दोनों डबल कॉलम्स में लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो कॉलम्स के अंदर लिखा हुआ पूरी स्ट्रिंग है वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आगे ये सेमीकोलन, और आगे आते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं बेसिकली वो वेरिएबल जिसमें ये वाला डाटा सेव होता है। यानी कि आप देखें स्ट्रिंग क्या थी, सम ऑफ ए एंड बी। बेसिकली हमारी वो वेरिएबल लिखना है जिसमें ए और बी का सम स्टोर हुआ है। तो ए और बी का सम कहां पे स्टोर था, देखिए ए प्लस बी हम करके वो वैल्यू असाइन की थी सम वेरिएबल को। तो वो डाटा ए और बी जो सम ऑफ ए बी है वो कौन से उसमें है, सम वेरिएबल में। तो यहां आ जाएगा सम और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके आर्गुमेंट्स। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स वो होते हैं वो वेरिएबल जिसमें डाटा सेव होता है और वो यूजर के लिए हमने डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। तो ये दो इसकी टाइप्स की लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, सॉरी कंट्रोल स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। कंट्रोल स्ट्रिंग में आपके पास क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन या वो डाटा या वो स्ट्रिंग जो एज इट इज आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है फॉर यूजर, यानी कि जो यूजर को डिस्प्ले होगी, यूजर को नजर आ रही होगी, वो सारी हमने लिखनी है कंट्रोल स्ट्रिंग में, वो लिखनी है सारी डबल कॉलम्स में। उसके बाद सेमीकोलन, और फिर हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, वो वेरिएबल, ठीक है, जिसमें आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट सेव है जो हमने यूजर के लिए डिस्प्ले करवाना है। लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू हम इसको देते हैं 5 और इसको देते हैं 7। जब आपके पास 5 और 7 ऐड होंगे आंसर आएगा 12। तो वो 12 कौन से वेरिएबल में है, सम वेरिएबल में। तो जब आपके पास यूजर के पास जो देख रहा होगा उसके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह लिखा हुआ आएगा सम ऑफ ए एंड बी इज। अब इस वेरिएबल में वैल्यू क्या थी 12, उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। यानी कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में क्या होता है कि जो वेरिएबल लिखा जाता है उसमें जो वैल्यू सेव होती है वो डिस्प्ले होती है, और कंट्रोल स्ट्रिंग में जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है, जो भी पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है वही स्टेटमेंट एज इट इज आ जाती है। और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में जो वेरिएबल होते हैं उसमें जो वैल्यू असाइन की जाती है वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। तो इसमें जो हमारे पास अब रिजल्ट आएगा वो क्या लिखा आएगा कि सम ऑफ ए एंड बी इज 12, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स था जिसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन बेसिकली यूज कैसे होता है, प्रिंट एफ फंक्शन को हम एक प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो फिर इजीली आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि
आपके पास एक एग्जांपल कि आपके पास जो एल्गोरिथम हमने सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, कि आपके पास हमने फाइंड प्रोडक्ट सम एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, यानी कि कोई भी 5 नंबर आपके पास गिवन है प्रोग्राम में, उन 5 नंबर को यूज करते हुए हमने उसका सम प्रोडक्ट एंड एवरेज फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था, सबसे पहले उसमें आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास, इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे, दो होते हैं। एक हमारे पास होता है हैश इंक्लूड studio.h और दूसरा होता है हैश इंक्लूड conio.h। यानी कि बेसिकली ये हेडर फाइल्स होती हैं, इनको हेडर फाइल्स भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, जिसमें आपके पास इनको लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं, ठीक है, जिनमें इनपुट आउटपुट फंक्शन यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जितने भी फंक्शन होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। क्योंकि आपको बताया था कि जिस तरह हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो जिनका पर्पस होता है हर लैंग्वेज में यूज करने का, ठीक है। तो इसका जो भी पर्पस होता है, यानी कि प्रिंटफ फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने से पहले इन लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइन किया जाता है। बेसिकली जब कंपाइलर आपका कंपाइल करना शुरू करता है फंक्शन को, तो जैसे ही वो आता है किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो उसका पर्पस नहीं पता होता, क्योंकि हमने तो बुक में पढ़ा है, स्टार्ट से पढ़ते हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो एक आउटपुट फंक्शन है, लेकिन कंपाइलर को इस चीज का नहीं पता होता। वो जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन पे आता है वो डायरेक्ट जंप करके थ्रू लिंकर इन लाइब्रेरी फाइल्स में आता है, यहां से प्रिंटफ फंक्शन का पर्पस देखता है कि प्रिंटफ फंक्शन यूज क्यों हुआ है। यहां से उसका पर्पस देखने के बाद फिर उसको पता चलता है अच्छा प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है और उसका पर्पस ये है कि उस फंक्शन में जितने भी वेरिएबल हैं उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको यूजर के लिए डिस्प्ले करवा देनी है। वो वापस जाएगा प्रिंटफ फंक्शन में जो भी वेरिएबल होंगे उनको डिस्प्ले करवा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। अब देखें इसका अगला जो पार्ट होता है वो आपके पास मेन फंक्शन। आपका जो प्रोग्राम कोई भी होता है उसका एक फंक्शन होता है जिसको जो मेन फंक्शन उसको कहते हैं। आपका कंपाइलर यहां से कंपाइलिंग स्टार्ट करता है, तो हर फंक्शन का मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम का मेन फंक्शन होना मस्ट है। मेन फंक्शन के बगैर कोई भी आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ठीक है। इस मेन फंक्शन जो है इसको बेसिकली सिस्टम डिजाइन फंक्शन कहते हैं, यानी कि आप किसी भी सिस्टम के लिए, कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें मेन फंक्शन होना जरूरी है, बिकॉज आपका कंपाइलर डायरेक्ट इस मेन फंक्शन से कंपाइलिंग स्टार्ट करता है। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा इसमें तो आपकी कंपाइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, तब तक आपका कंपाइलर कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेशक आप मेन फंक्शन नहीं लिखा, इससे नीचे 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन का या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन जब तक आपका मेन फंक्शन नहीं होगा आपकी कंपाइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज थी हमारे पास, अब आते हैं यहां से इसका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये इसकी होती है बॉडी ऑफ प्रोग्राम, इन करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं प्रोग्राम की बॉडी, इसमें सारी आती है टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हमारा प्रोग्राम क्या था कि 5 गिवन नंबर है उनका सम फाइंड करना है, तो वो 5 गिवन नंबर कौन से कर लेते हैं कि वो आपके पास इंटीजर टाइप के 5 नंबर है, इंट ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटीजर ए बी सी डी ई, यानी कि आपके पास कोई भी इंटीजर टाइप के 5 नंबर्स हैं। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर्स, कांस्टेंट नंबर नहीं यूज करते, वो थ्रू वेरिएबल यूज किया जाता है। यानी कि अब ये एक वेरिएबल है जिसको एक वैल्यू असाइन की गई है 5, इसको 6, इसको कोई भी 7 8 9, यानी कि कोई भी वैल्यू जो 5 नंबर है वो असाइन किए जाते हैं किसी भी वेरिएबल, और उस वेरिएबल के थ्रू आगे इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। अब सबसे पहले हमने इसमें 3 चीजें फाइंड करनी थी, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज।
तो जब हम सम फाइंड करेंगे तो सम इज इक्वल टू, इसमें हम नंबर अब यूज नहीं करते, याद रखना जब भी प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्राम में हम प्रोसेसिंग में नंबर यूज नहीं करते, क्योंकि बेसिकली जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो किसी एक सिंगल टास्क के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है, यानी कि वो किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए नहीं बनाया जाता, वो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बनाया जाता है। तो हर दफा हम वैल्यू ए बी सी की चेंज करके इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट 5 6 7 8 9 नंबर ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इन 5 वैल्यू के लिए ये प्रोग्राम बनाया है, इसके अलावा वो किसी वैल्यू के लिए यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज, यानी कि वेरिएबल वो चीजें होती हैं जिसमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं। यानी कि पहली दफा हमने इसको वैल्यू 5 6 7 8 9 दी, प्रोग्राम रन हुआ, इंसानों को सम करके प्रोडक्ट करके एवरेज करके उसने बता दिया रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा इसको रन करेंगे दोबारा इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, दोबारा आपने 10 11 12 13 14 15 यानी कि अपनी मर्जी की कोई भी नेक्स्ट 5 वैल्यू इसमें एंटर करके उनका सम प्रोडक्ट एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम वेरिएबल लिखते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर कांस्टेंट हम रख लेंगे तो फिर उस वैल्यू वो सेम इन वैल्यूज के लिए यूज होगा, किसी और वैल्यू के लिए यूज नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम लिखेंगे ना सम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएंगी, वेरिएबल आएंगे। तो वेरिएबल क्या आ जाएंगे आपके पास, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि टोटल जो जितने भी वेरिएबल थे उन सारों का सम फाइंड कर लिया। अब इस सम को, इन सारों को सम करने के बाद हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा वो एक सम वेरिएबल है उसमें सेव हो जाएगा, और वो सम हमने यूजर के लिए डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। और यूजर के लिए जो डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन यूज होता है वो printf फंक्शन यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे ना हमने इस डाटा के साथ देख लिया था कि ये जो इन डाटा है ए बी सी डी ई में वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। और जब भी इंटीजर या फ्लोट टाइप का डाटा होगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, printf फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर डाटा को जब डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए printf फंक्शन लगाएंगे। तो printf फंक्शन पहला जो है वो यूज होगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे printf। अब यहाँ पे हमारे पास 5 गिवन नंबर थे, तो पहले हमने इसकी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखनी है, जो कंट्रोल स्ट्रिंग ये बताएगी कि ये जो रिजल्ट आया वो किस चीज का है। तो वो हम स्टार्ट में क्या लिखेंगे कि सम ऑफ 5 गिवन नंबर इज, यानी कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, सम ऑफ 5 गिवन नंबर्स इज, यहां तक ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अब वो नंबर क्या है, वो इन सम में जो, यानी कि जो भी वैल्यू सम होने के बाद आएगी वो सम आएगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कामा का बाद सम और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब printf फंक्शन में दो चीजें आ गई, एक आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। कंट्रोल स्ट्रिंग ने क्या किया कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव हुई है, जो यूजर के पास आई है, उसका पर्पस बताया है कि ये जो वैल्यू आई है वो क्या था कि सम ऑफ 5 गिवन नंबर थी। तो printf फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसका सिंटैक्स ये था कि उसमें दो पोर्शन होते हैं, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स वाला और कंट्रोल स्ट्रिंग वाला, ये दोनों आपके पास आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसी का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो होती है प्रोग्रामिंग में उसको स्टैटिक यूज करते हैं, यानी कि क्रॉस यूज नहीं करते, स्टैटिक यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी 5 गिवन नंबर थे उनका प्रोडक्ट फाइंड किया, यानी कि इन सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो सी लैंग्वेज में, बल्कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये ऑपरेटर है ना आपके पास इक्वल टू, जैसे मैथ में हम इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है, एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि कंपेयर के लिए यूज नहीं किया जाता, बेसिकली तो इक्वल टू का साइन होता है ना वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है तो दरमियान में इक्वल वाला साइन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये साइन बेसिकली कोई वैल्यू किसी एक वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 5 नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने असाइन कर दिया इस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल को। अब इन सारों का जो रिजल्ट होगा वो इसमें सेव होगा।
अब इस रिजल्ट को जो प्रोडक्ट में सेव होगा वो हमने थ्रू आउटपुट फंक्शन डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। तो वो क्योंकि डाटा हमारे पास इंटीजर था तो वो कौन सा फंक्शन यूज होगा, printf। तो यहाँ पे printf फंक्शन लगाते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए। printf देखें पहली चीज क्या आती है, कंट्रोल स्ट्रिंग, क्योंकि हमें जो भी रिजल्ट इसमें सेव होगा डिस्प्ले करवाने के से पहले यूजर को बताना है कि ये जो रिजल्ट है वो किस चीज का है, वो प्रोडक्ट है 5 गिवन नंबर का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर इज, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हम लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें इन सारों का रिजल्ट होगा, वो क्या था, प्रोडक्ट, और इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो रिजल्ट सेव होगा उसको printf फंक्शन के जरिए यूजर को डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे जाएगा, देखिएगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर इज, इनको जो मल्टीप्लाई करने से जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको यहाँ पे डिस्प्ले। लेट्स सपोज इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है 550, तो जो आउटपुट आएगी वो क्या लिखा हुआ आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर इज 550। ठीक है, तो ये था यूज हमारे पास printf का। जब जैसे ही दोनों खत्म हुए, करली ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद एंड पे सेमीकोलन। अच्छा एक याद रखना, सेमीकोलन जो है वो आपने हर स्टेटमेंट के बाद लगाना जरूरी होता है। देखिए हर स्टेटमेंट में बेसिकली जो सेमीकोलन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही है, सेमीकोलन और इसके जो यूजेज होते हैं वो हम देखेंगे कि यूज क्यों होता है। बेसिकली एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में लेके जाता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि printf फंक्शन क्या होता है, आउटपुट फंक्शन है, उसका सिंटैक्स क्या है, और एक प्रोग्राम के जरिए हमने इस एग्जांपल के जरिए देखा कि printf फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो आउटपुट फंक्शन है वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।